हेलो बच्चों। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में ये टॉपिक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं, इनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये ठीक है, इस टॉपिक में हम बात करेंगे। तो जो थ्योरी दी गई है इन रेडिएशंस के बारे में वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी नाम है इसका, और इसको दिया था जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने इस थ्योरी को दिया था। तो इस थ्योरी में उसने क्या बोला, समझिए ध्यान से। वो कहता है अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सलेरेट कर रहा है, कोई भी चार्ज पार्टिकल, सपोज इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, तो वो किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एक्सलरेशन मिल रही है उसको। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सलरेट कर रहा है तो वो एनर्जी रिलीज करता है कॉन्टीन्यूसली, उसमें से कॉन्टीन्यूसली एनर्जी निकलेगी रेडिएशंस की फॉर्म में। वो एनर्जी जो रिलीज करेगा रेडिएशंस की फॉर्म में रिलीज करेगा। इसने जो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने अपनी थ्योरी में बोला कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करेगा उसमें से एनर्जी निकलेगी कॉन्टीन्यूसली। उसने वर्ड यूज़ किया कॉन्टीन्यूसली। इट रिलीजेस एनर्जी। किस फॉर्म में? रेडिएशंस की फॉर्म में। रेडिएशंस की फॉर्म में एनर्जी निकल रही है उसमें से। ये जो रेडिएशंस हैं इनके साथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट होता है, और इसीलिए इन रेडिएशंस का नाम रखा गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या हुई? whenever a charged particle move, it continuously release energy in the form of radiations. Because these radiations are associated with electric and magnetic field, that is why these are known as electromagnetic radiations. ये तो जितनी भी हम रेडिएशंस करते हैं, एक्स रेज, गामा रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज, ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। लाइट वेव्स, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, ठीक। लेकिन उसने यहाँ पर जो है एक गलती करी। उसने बोला कि ये जो पार्टिकल है वो कॉन्टीन्यूसली एनर्जी रिलीज करेगा रेडिएशंस की फॉर्म में। लेटर ऑन नेक्स्ट थ्योरी आज हम पढ़ेंगे, मैक्स प्लैंक्स ने दिया था उस थ्योरी को, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस एंड फिनोमिना लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैक्स प्लैंक्स केम टू नो कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं वो कहीं से भी निकल रही हों या कहीं भी एब्जॉर्ब हो रही हों, ये प्रोसेस इनके निकलने का या एब्जॉर्ब होने का कभी भी कॉन्टीन्यूस नहीं होता। इट नेवर हैपन्स कॉन्टीन्यूसली। ये हमेशा पैकेट्स की फॉर्म में निकलती हैं। रेडिएशंस जो रिलीज़ होती हैं या एब्जॉर्ब होंगी कहीं पर, वो पैकेट्स की फॉर्म में होंगी। तो ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस नहीं होता। ये एक पैकेट निकलेगा, फिर दूसरा निकलेगा, फिर तीसरा निकलेगा। दिस इज़ हाउ इट हैपन्स। तो इसने जो अपना पहला पॉइंट बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं वो कॉन्टीन्यूसली निकलती हैं, ये पॉइंट इसका टेक्निकली गलत है। लेकिन अभी फ़िलहाल हम इस थ्योरी की बात कर रहे हैं। तो इस थ्योरी में इसने ऐसा ही बोला था कि व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एक्सलरेट, इट continuously release energy in the form of radiations. These radiations are associated with electric and magnetic field. That is why these are known as electromagnetic radiations. ठीक है, तो अपनी थ्योरी में इसने पहली बात ये बोली। दूसरा पॉइंट कि
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होती हैं, जब बोला गया कि इन रेडिएशंस के साथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जुड़ा होता है, वो किस डायरेक्शन में होता है? ठीक है, तो वो देखिए, सपोज इधर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो रिलीज आ रही है इस डायरेक्शन में, ये उसकी डायरेक्शन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर चलेगा उसके साथ, और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे परपेंडिकुलर, ये दिस इज ऐसे। तो ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है इस डायरेक्शन के, और मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर है, यानी कि ऑल दीज थ्री आर लाइक थ्री कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड एक्सिस। इसका मतलब इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। तो ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। इस डायरेक्शन में ये जो फील्ड हैं वो एसोसिएट होके चलते हैं इन रेडिएशंस के साथ। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो इन के बारे में बोला गया इस थ्योरी में, इन रेडिएशंस के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में, कि these radiations do not require any medium to travel. They can even pass through vacuum. ये जो है वैक्यूम में से भी पास हो सकती हैं। इन्हें किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है ट्रैवल करने के लिए। जैसे साउंड वेव्स हैं, साउंड वेव्स को एयर एज अ मीडियम चाहिए, ठीक है ना, वो वैक्यूम में से पास नहीं हो सकती है। तो साउंड वेव्स आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ठीक है, तो लेकिन इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि ये वैक्यूम में से भी पास हो सकती हैं। इन रेडिएशंस को किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है ट्रैवल करने के लिए। ठीक, एंड द फोर्थ थिंग इज ऑल रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ट्रैवल विद सेम वेलोसिटी। सब सेम वेलोसिटी से ट्रैवल करती हैं, सेम वेलोसिटी, दैट इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट, क्योंकि लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में आती है। तो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वेलोसिटी जो है वो सेम होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चाहे वो एक्स रेज हैं, चाहे अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हैं, चाहे वो इंफ्रारेड हैं, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दे ऑल ट्रैवल विद सेम वेलोसिटी, दैट इज़ वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में ये जो पॉइंट्स बताए मैंने आपको कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं वो रिलीज़ करता है कोई चार्ज पार्टिकल, क्यों इनको ऐसा नाम दिया जाता है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में एसोसिएट होती हैं, फिर ये वैक्यूम में से भी ट्रैवल हो सकती हैं, और इनकी सभी की वेलोसिटी सेम होगी। ठीक, इसके बाद हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कुछ जो आप फेमिलियर भी हो। ठीक है, जो आप फेमिलियर भी हो, जैसे वेवलेंथ, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी वगैरह, ठीक है, आपने की भी होंगी ज़रूर। तो एक बार दोबारा से उनको सम अप करेंगे, न्यूमेरिकल्स में यूज़ होना है ये हमको, ठीक है, सब कुछ। तो सबसे पहला हम जो करेक्टरिस्टिक्स था इन रेडिएशंस की उसमें करेंगे वेवलेंथ। वेवलेंथ, ठीक है, तो लैम्डा साइन होता है इसका, लैम्डा बोलते हैं इसको साइन को, ठीक है, वेवलेंथ को। और आपको मालूम है कि वेवलेंथ क्या होती है, को पता है, क्रेस्ट एंड ट्रफ की फॉर्म में रेडिएशंस जो है वो ट्रैवल करती है। तो डिस्टेंस जो है बिटवीन टू कंसेक्यूटिव, बिटवीन टू नियरेस्ट क्रेस्ट्स और बिटवीन टू नियरेस्ट ट्रफ्स इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो यहाँ से यहाँ तक एक वेव है, ये उसकी लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक एक वेव है, ये उसकी लेंथ है, वेवलेंथ। तो डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रेस्ट्स और ट्रफ्स
ठीक है, उसे बोलते हैं उसकी वेवलेंथ। और यूनिट्स जो हैं लेंथ वाली होंगी, तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा इन यूनिट्स को। सबसे पहले 1 माइक्रोमीटर यानी कि 1 म्यू एम सिंबल होता है इसका, 10⁻⁻⁻6 मीटर्स। ठीक है, ध्यान रखना है इनको, ये न्यूमेरिकल्स में यूज़ होंगे आपको। तो 1 माइक्रोमीटर जो होता है 10⁻⁻6 मीटर्स। देन 1 नैनोमीटर, nm, 10⁻⁻9 meters. Okay. Then 1 angstrom, 1 angstrom, ये सिंबल है इसका A0, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, या मीटर में कर रहे हैं हम, 10⁻⁻10 मीटर्स। ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर्स। 1 पिकोमीटर, 1 pm पिकोमीटर, 10⁻⁻12 मीटर्स। ठीक है, तो ध्यान रखना है इनको, ये यूनिट्स आपको ध्यान रखनी है, न्यूमेरिकल्स में यूज़ होंगी ये सब आपकी। ठीक है, तो पहला हमने पढ़ा रेडिएशंस के बारे में, इनके बारे में, वेवलेंथ क्या होती है। नाउ द सेकंड थिंग, वेलोसिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं उनके वेलोसिटी को हम सिंबलाइज करेंगे c से। v से हम ऑब्जेक्ट्स जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, और रेडिएशंस की वेलोसिटी को हम c से रिप्रेजेंट करेंगे। और वेलोसिटी तो आपको मालूम है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन 1 सेकेंड। ठीक है ना, ये तो इसमें कोई बात ही नहीं है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन 1 सेकेंड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर सेकेंड इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। और यूनिट्स जो हैं वेलोसिटी की, मीटर पर सेकेंड मालूम है जो आपको, या सेंटीमीटर पर सेकेंड। देन द थर्ड थिंग इज, वेलोसिटी के बाद फ्रीक्वेंसी। ठीक है, न्यू सिंबल है इसका। ठीक है, न्यू नाम है सिंबल का, फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी आपको पता है क्या होती है, एक पॉइंट में से 1 सेकंड में कितनी वेव्स पास कर सकती हैं। नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। सपोज हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ से 1 सेकेंड में कितनी वेव्स गुजर सकती हैं, दैट इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस। तो और वेव्स आपको पता है इस तरह से, ठीक है, तो वेव्स कैसे पता लगेंगी, कितनी वेवलेंथ्स गुजर सकती हैं। कितनी वेवलेंथ्स, तो वेव की ही लेंथ होती है वेवलेंथ, कितनी वेवलेंथ्स गुजरेंगी 1 सेकेंड में एक पॉइंट में से, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी को कैसे डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। ठीक, और इसका जो यूनिट्स हैं वो आपको पता है, यूनिट्स फ्रीक्वेंसी की, हर्ट्स, ठीक है ना, HZ से हम इसको दिखा सकते हैं, या साइकिल्स पर सेकंड, CPS, कितनी साइकिल ऑफ वेव्स 1 सेकंड में से पास कर जाएंगी, साइकिल्स पर सेकंड। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी का जो सिंबल है, फॉर्मूला इसका निकालने का, C/λ, वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ, न्यू इज इक्वल टू C/λ।
और फ्रीक्वेंसी के बाद जो हमारी अगली टर्म है वेव नंबर। वेव नंबर, वेव नंबर फ्रीक्वेंसी वाला ही सिंबल है न्यू, ऊपर बार लगा देना है, न्यू बार। वेव नंबर इस न्यू बार, ठीक है। तो वेव नंबर क्या होता है? वेव नंबर, ठीक है। तो 1 यूनिट लेंथ में, जैसे सपोज 1 सेंटीमीटर लेंथ में, सपोज दिस इज 1 सेंटीमीटर, कितनी नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट हैं? ये दिस इज तो ये जैसे सपोज यहाँ 1 वेव, ये 2 वेव, 3 वेव, 4 वेव्स, कितनी नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट है? वेव्स मतलब वेवलेंथ्स, ठीक है ना। तो कितनी नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट होंगी पर यूनिट लेंथ में, जैसे पर सेंटीमीटर में, तो उसे बोलेंगे उसका वेव नंबर। सपोज 1 सेंटीमीटर में 100 वेव्स प्रेजेंट हैं, तो उसकी वेव नंबर कितना होगा? 100 पर सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर लेंथ में कितनी वेव्स प्रेजेंट हैं, तो वेव नंबर क्या होगा? इट इज़ नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 यूनिट लेंथ। जैसे 1 सेंटीमीटर में या 1 मीटर लेंथ में कितनी नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है। और नो डाउट देखिए, वेवलेंथ्स अगर बड़ी बड़ी होंगी तो कम वेव्स प्रेजेंट होंगी, यानी कि वेव नंबर कम आएगा। तो वेव नंबर जो है रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, न्यू बार जो है 1 अपॉन क्या होगा? लैम्डा। और यूनिट्स तो ये आपको नज़र आ रही हैं। अगर हम 1 सेंटीमीटर लेंथ में देख रहे हैं तो पर सेंटीमीटर, और अगर 1 मीटर में देख रहे हैं तो पर मीटर। तो वेवलेंथ अगर हम सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो पर सेंटीमीटर में होगा, मीटर में ले रहे हैं तो पर मीटर होगा, ठीक। तो ये वेव नंबर हो गया, और ये फॉर्मूला ध्यान रखने हैं बिल्कुल। फ्रीक्वेंसी जो है वो वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ, और वेव नंबर रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ 1 बाय लैम्डा। देन द फिफ्थ टर्म इज एम्पलीट्यूड। रेडिएशंस का एम्पलीट्यूड क्या? एम्पलीट्यूड को हम साई सिंबल, ठीक है। एम्पलीट्यूड जो है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल साई। दिस इज द सिंबल साई। अलग से अगर मैं यहाँ बना के दिखाऊँ, ठीक है, दिस इज द सिंबल एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड आपको मालूम है कि जो हाइट है क्रेस्ट की, या जो डेप्थ है ट्रफ की, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड साई। तो ये भी डिस्टेंस वाली जो है यूनिट्स आएंगी, इसमें भी वेवलेंथ वाली सारी वही यूनिट्स जो हैं इसकी, वही लेंथ वाली जो है, ठीक है। माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम या पिकोमीटर। तो ये हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, और ये पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो थी हमारी, वो हमने किया अभी इसको टॉपिक को, ठीक है। अब जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में ही है, मैंने अभी जिक्र भी किया था आपको। तो वो है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जो हमारी अगली थ्योरी है। उसमें आपको पता है कि इस थ्योरी ने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी थी उसकी जो ड्रॉबैक थी उसको दूर किया अपनी थ्योरी में। तो हमारी जो अगली थ्योरी है दिस इज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी।
प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, इस थ्योरी को मैक्स प्लैंक्स ने दिया था, इसलिए इस थ्योरी का ऐसा नाम है उसके नाम पे, मैक्स प्लैंक ने। जो हमारी वेव थ्योरी थी उसको इसने दिया था जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने, और ये थ्योरी दिया था मैक्स प्लैंक ने। तो प्लैंक्स क्वांटम किसे बोलते हैं अभी बात करते हैं, इस थ्योरी का ऐसा नाम क्यों है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन एक्सपेरिमेंट्स एंड सर्टन फिनोमिनाज which will you study later on, photoelectric effect and all that, it is confirmed that electromagnetic radiations जो होती हैं वो कहीं से भी emit हो रही हों, कहीं से भी किसी भी सोर्स से वो निकल रही हों या कहीं भी एब्जॉर्ब हो रही हों, ये कभी भी कॉन्टीन्यूस प्रोसेस नहीं होता। किसी भी सोर्स से निकल रही हैं वो कॉन्टीन्यूसली नहीं निकलेंगी, ये एक डिसकॉन्टीन्यूस प्रोसेस होता है, ये पैकेट्स की फॉर्म में होता है। एक पैकेट निकलेगा, फिर दूसरा पैकेट निकलेगा, फिर तीसरा पैकेट निकलेगा। ये प्रोसेस इतना फास्ट होता है कि हमें नेक्ड आई से ऐसा लगता है कि कॉन्टीन्यूसली हो रहा है प्रोसेस, लेकिन इट हैपन्स डिसकॉन्टीन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पहले एक पैकेट निकलेगा, फिर दूसरा पैकेट निकलेगा, फिर तीसरा पैकेट निकलेगा। दिस इज हाउ इट हैपन्स। और पैकेट्स को ही बोलते हैं क्वांटा, और उसका जो सिंगुलर टर्म है वो है क्वांटम। एक पैकेट को क्वांटम बोलते हैं, इसलिए थ्योरी का नाम है, प्लैंक्स ने जो थ्योरी दी क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो इसने क्या कहा अपनी थ्योरी में कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर एब्जॉर्ब्ड, कहीं भी एब्जॉर्ब हो रही हो, और एमिटेड या कहीं से भी निकल रही हूं डिसकॉन्टीन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। पैकेट्स की फॉर्म में निकलेंगी, द फॉर्म ऑफ पैकेट्स कॉल्ड क्वांटा। उन पैकेट्स को क्या बोलते हैं, क्वांटा। वन पैकेट इज कॉल्ड क्वांटम, एंड इफ इट इज लाइट रेडिएशन, वन पैकेट ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोन। लाइट भी मैंने आपको कहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, तो वन पैकेट अगर लाइट का है तो इस कॉल्ड, उसे क्या बोलेंगे, फोटोन। फोटोन। ठीक है, तो एक तो इसने ये पॉइंट उस थ्योरी का जो है ठीक किया। सेकंड पॉइंट में इसने बोला कि जो एनर्जी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, जो निकल रही हैं रेडिएशंस, उनकी जो एनर्जी है किसी भी एक पैकेट की, जो पैकेट निकल रहे हैं किसी सोर्स में से, उस पैकेट की हम में कितनी एनर्जी कितनी है वो हम कैसे निकालें। तो उसने कहा कि जो एनर्जी है of electromagnetic radiation is directly proportional to the frequency, उसने कहा जितना फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा उतनी एनर्जी ज़्यादा होगी उसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। यानी कि एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी का सिंबल आपको बताया था न्यू। तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी उसने दिया h न्यू। h इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड दिस h इज कॉल्ड प्लैंक्स कांस्टेंट। इस कांस्टेंट का नाम है प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, और इसके जो वैल्यू है ध्यान रखनी है आपने, हमेशा न्यूमेरिकल्स में यूज होगी बार बार। 6.625 10⁻⁻34 जूल सेकेंड्स और किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, दो अलग अलग यूनिट्स में मैंने बताया आपको यूनिट्स, वैल्यू
सेम है 6.625 इंटू 10⁻⁻34 यूनिट्स आपको दोनों ध्यान रखनी है इसकी प्लैंक्स कांस्टेंट की। तो ये एनर्जी जो है ये एक पैकेट की एनर्जी निकल गई, दिस इज एनर्जी ऑफ वन पैकेट, वन क्वांटम। और अगर n पैकेट्स की निकालनी हो तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फॉर n number of quanta E is equal to nh nu, where n is the number of photons या पैकेट्स। तो एक पैकेट की एनर्जी कैसे निकलेगी, इज इक्वल टू एच न्यू, फ्रीक्वेंसी को प्लैंक्स कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके। तो n नंबर ऑफ पैकेट्स की कितनी होगी, मल्टीप्लाइड बाय n हेयर इज द नंबर ऑफ पैकेट्स। और आपको पता है कि न्यू c बाय लैम्डा होता है, ठीक है। तो हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे इसमें, यहाँ पे न्यू की, तो E इज इक्वल टू NH c बाय लैम्डा। h प्लैंक्स कांस्टेंट, c वेलोसिटी ऑफ रेडिएशन जो फिक्स है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो आपको बताया था स्टार्टिंग में, दिस इज वेवलेंथ। और आप यहाँ से एक और बात भी देख सकते हो इस रिलेशन से, देखो आप, ठीक है, h इज कांस्टेंट, c इज ऑल्सो कांस्टेंट, तो आप देख सकते हो एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। यानी कि वेवलेंथ अगर ज़्यादा होगी तो एनर्जी रेडिएशन की कम होगी एंड वाइस वर्सा। तो एनर्जी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन है, इनवर्स, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है यहाँ से। तो ये जो है हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की अभी, उसकी दोनों चीज़ें बताई मैंने आपको, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में आपने टॉपिक जो हमने किया है उसके सारे आपको, एक तो वैल्यूज़ जो मैंने बताई हैं आपको, और दूसरा आपको जो फार्मूलाज आज मैंने बताए हैं, न्यू जो है c बाय लैम्डा, वेव नंबर जो है 1 बाय लैम्डा, और जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में हमने अभी फार्मूलाज किए हैं, एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज इक्वल टू एच न्यू, n नंबर ऑफ फोटोन्स मल्टीप्लाइड बाय n, देन वी कैन फर्दर सिंप्लीफाई बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू NH c बाय लैम्डा। तो ये सब टॉपिक्स के हम नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच।